चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है दोस्तों? ऑडिट। चलो, ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 तक की सारी बातचीत हमारी कंप्लीट हो गई। इसी दौरान अपन ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को भी दोस्तों क्या किया, देख लिया है। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड्स के नाम रिवाइज कराएंगे। पहले ऐसे 200 देखा, जिसका नाम क्या बताएंगे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। नेक्स्ट अपन ने किया कौन सा दोस्तों? 210, जिसका नाम क्या है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर हमने किया 230, जिसका नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वेरी गुड। फिर अपन ने किया 500, दैट इज ऑडिट एविडेंस। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 530 ऑडिट सैम्पलिंग। एनालिटिकल प्रोसीजर भी अपना हो चुका है 520, जो कि किसके बारे में बात करता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके अलावा अपन ने और कोई देखा? 300 देख लिया है, जिसका नाम क्या बताइए? ऑडिट प्लानिंग। याद आ रहा है पक्का? और कौन सा किया है? 320। वेरी गुड। जिसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? ऑडिट मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो, आज जो अपन बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो बातें होने वाली है दैट इज रिगार्डिंग टू व्हाट दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। अगर आपको याद होगा दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये अपन बहुत पहले से जान रहे हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम अपन को क्या समझना है बताइए? धंधा। और फिर समझना है धंधा करने का तरीका। ये धंधा करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं बताइए? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है भाई, ये होता क्या है? ये कौन बनाता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो आप बता सकते हैं किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की? मैनेजमेंट। तो इट इज अ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेथड्स एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? इट इज अ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। वापस से, प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, जिससे मैनेजमेंट अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों टीपी कास। क्या ऑब्जेक्टिव बताइए? टीपी कास। वे टी स्टैंड्स फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टी स्टैंड्स फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सी स्टैंड्स फॉर दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ए स्टैंड्स फॉर एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी एंड एस स्टैंड्स फॉर वेरी गुड। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे टीपी कास। इस ऑब्जेक्टिव को हमें क्या करना है? अचीव करना है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, तो आप बोलेंगे प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द management and entity to achieve its objective. And what is their objective? TP CAS, timely preparation of financial statement, prevention detection of fraud and error, completeness of accounting record, adherence to management policy and safeguarding of assets. कोई भी डाउट? अब अगर आपको एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए तो उसके अंदर कुछ अच्छी बातचीत होनी चाहिए बेटा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उसी से तो अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनेगा। तो अब सवाल ये कि भाई एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होना चाहिए एक अच्छा इंसान। कौन होना चाहिए? एक अच्छा इंसान। अच्छा इंसान को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? सूटेबल पर्सनल। एक सही इंसान, एक एथिकल इंसान, एक नॉलेजेबल इंसान, एक कॉम्पिटेंट इंसान अगर आपके सिस्टम में होगा तो ही आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा। सोचो, चोर टाइप के आदमी को आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर पार्टिसिपेट करा दिया तो उसकी फितरत ही क्या है बेटा? चोरी करने की है। क्या आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी अच्छा हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए बेटा? कॉम्पिटेंट एंड हॉनेस्ट पर्सन चाहिए। कैसे पर्सन चाहिए बेटा? हॉनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए और ऑनेस्ट भी होने चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार होना चाहिए। और कॉम्पिटेंट मतलब उस लायक होना चाहिए। तो ऐसा इंसान जो ईमानदार है, ऐसा इंसान जो कॉम्पिटेंट है, अगर उसको आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट बनाएंगे तो ही आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शानदार होगा। दूसरी अच्छी चीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होनी चाहिए बेटा, वो है दैट इज स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन। कोई भी कुछ भी काम ना करते रहे। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई जो जिसके मन में आ रहा है वो वही काम कर रहा है। आज भाई आपका भी घर है, घर के अंदर भी अथॉरिटी का सिस्टम है कि नहीं है? आज कोई भी काम करने के आप अपने मन से कर लेते हो? बोलो यस और नो? नहीं कर पाते, पूछना पड़ता है पापा से, मम्मी से। और मम्मी और पापा का भी अपना अलग अलग रोल का है बेटा। कुछ कुछ काम के लिए मम्मी से पूछना पड़ता है, पापा बोलते बेटा ये तो मेरा जोन ही नहीं है। ठीक है, और कुछ कुछ काम के लिए अपन को पापा से ही पूछना पड़ता है। मम्मी बोलती नहीं बेटा मेरा तो हाँ है, बाकी पापा से पूछ लो। मैसेज करके मम्मी यहाँ से जरूर बोल देती है, मना कर देना, ये बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे ऑथराइजेशन का कंसेप्ट है, ऐसे धंधे में भी होता है। आज मेरे एसेट खरीदनी है, कोई भी एम्प्लॉय जाके कुछ भी उठा के ले आएगा ना,
बच्चा बोल रहा थोड़ी गर्मी सी लग रही है, एक एम्प्लॉय गया एसी उठा के लाया लगवा दिया, कैसा होता है क्या? नहीं, उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होती है भाई। आज हमारे सिस्टम है, आपको टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा क्या हमें इसकी नीड है, नहीं है, क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे हमें अभी लेना है या नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें किससे होती है? ऑथराइजेशन से। तो आज आपको डिस्काउंट चाहिए, आज आपको डिस्काउंट चाहिए, आज आपको कुछ चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट अपने आप एम्प्लॉय बोल देगा क्या? नहीं ना, उसको भी उसके लिए क्या चाहिए बताइए? ऑथराइजेशन चाहिए। तो देयर इज अ स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन, और जरूरी नहीं है कि ऑथराइजेशन का मतलब टॉप मैनेजमेंट ही हो। एग्जांपल इन माय केस, फीस के बारे में मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है, कभी वीडियो बनाना है, कभी इंफॉर्मेशन देना है, तो सामने लिखा हुआ है हमने बता दिया, बट वो फीस को हम इतनी प्रायोरिटी अपने एंड पे नहीं मानते, क्योंकि वो काम हमारा नहीं है। उसके लिए हमने एक अलग से इंसान रखा है, जो इंसान क्या करता है, फीस का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, फीस रिलेटेड सारे कंसर्न्स एंड डिटेल्स को वो देखते हैं, फीस सेट करना उनका काम है। तो बेसिकली हमने एक अलग से डेजिग्नेशन बना के रखी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अब वो है भाई मिस्टर महेंद्र साहू। अब महेंद्र साहू जो है वो देखते हैं ये सारा काम। तो कल के दिन आपको डिस्काउंट चाहिए, कल के दिन आपको फीस में कुछ भी इश्यूज है, आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है। बोलने के लिए तो मैं ही वहां पे बैठा हूं, आप बोल सकते हैं अरे सर आप ही बता दो, आप ही तो ओनर हो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन, आज हर काम मैं करूंगा, क्योसनेस नहीं हो जाएगी, मैं कितना मैनेज करूंगा बेटा? आज अगर 2 4 5 बच्चे हो, 10 15 20 बच्चे हो तो ठीक है भाई, सबका याद है, इसको डिस्काउंट दिया, इसका इंस्टॉलमेंट है, इसका ये है, उसका वो है। जब दिन भर में 700 800 बच्चों से डील करना है, तो देयर हैज टू बी अ स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन। आज इसलिए आपसे रिटन मंगाया जाता है कि आप क्या करो, एप्लीकेशन लिखो, उसका रिटन आपको क्या होता है, व्हाट्सएप पे जवाब जाता है। हम ये सारा काम इसीलिए करते हैं ताकि कल के दिन आपके और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। ये हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। कल के दिन आपके और हमारे बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते हमारा कस्टमर हमसे छूट करके जाए, रूट करके जाए। हम चाहते हैं हमारे पास रिपीटेड कस्टमर आए, तो हमने उसके लिए क्या बना के रखा है? इंटरनल कंट्रोल, दैट इज स्कीम ऑफ व्हाट? ऑथराइजेशन एंड प्रोसीजर। ओके, अब जैसे कि आप भी बोलते हो कि सर आप तो ओनर हो, आप ही के हाथ में तो सब कुछ है, फीस डिस्काउंट देना आप ही दे दो, ये करना ये तो आप ही कर लो। नहीं, मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। नो डाउट आई एम इनटू टॉप मैनेजमेंट, लेकिन क्या टॉप मैनेजमेंट में मैं इसीलिए बैठा हूं कि मैं ही सारे काम करूं? काहे का टॉप मैनेजमेंट? फिर मेरे और लोअर मैनेजमेंट में क्या मतलब अंतर रह जाएगा? मेरे को टॉप मैनेजमेंट रहना, दैट आई हैव टू बी वेरी मच लाइट ऑन माई माइंड, मतलब माइंड वाइज में काफी लाइट रहना चाहिए। फालतू चीजें अगर अपने दिमाग में डाल के रखूंगा, जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। तो भाई टॉप मैनेजमेंट में अगर मैं हूं, तो मैंने अपने सारे काम किसको दे करके रखे बताइए? नीचे लोअर मैनेजमेंट को। लोअर मैनेजमेंट ने वो काम किसको दे के रखे? एम्प्लॉइज को, स्टाफ को। तो ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो जनरली ट्राइंगल फॉर्मेट पे होता है। पता है आपको? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो प्रॉपर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो सबसे पहली चीज, एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होना चाहिए सूटेबल पर्सनल। दूसरा क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों? स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन एंड प्रोसीजर। फिर होना चाहिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होनी चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनल चेक। सर व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल चेक मतलब एक इंसान के काम को दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली क्या कर ले? चेक कर ले। आज आपने देखा होगा कि जब अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, अपन बात करते हैं डीमार्ट की, रिलायंस की, इनकी, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक ही काम को करने वाले 4 लोग हैं, और मोहन किराना स्टोर में 4 काम को करने वाला एक ही इंसान है, मोहन नाम है उसका। अरे आया कि नहीं है? तो मोहन किराना स्टोर में सारा काम मोहन करता है, लेकिन डीमार्ट के अंतर्गत सारा काम वो नहीं करते जो उसके क्या बताइए? ओनर है। तो अब मैं जानना चाहता हूं भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ऐसा है कि वहां पे 4 लोगों को रखा एक ही काम के लिए? वॉल्यूम, ओके, और फ्रॉड ना हो। वहां ओनर नहीं बैठा। किसी डीमार्ट में गए, आपको पता है डीमार्ट का ओनर कौन है? राधा किशन दमानी साहब, बहुत बड़े आदमी है, प्योर वाइट रहता है बेटा, एकदम क्यूट आदमी है। समझ, अभी 1000 करोड़ का घर लिया बेटा मुंबई के अंदर, ठीक है, तो बहुत क्यूट आदमी है, ठीक है। तो दैट इज राधा किशन दमानी। अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखी होगी 1992, उसमें भी वो थे, ठीक है, छोटी सी हाइट वाले जो बियर गैंग के साथ घूमते रहते थे। तो उसमें राधा किशन दमानी एक थे उसके अंतर्गत अपना कौन? राकेश झुनझुनवाला, यस। तो वो 2 लोग थे। तो राधा किशन दमानी इज अ गुरु ऑफ राकेश झुनझुनवाला। तो तुम ये समझ लो इनके पास कितना पैसा होगा। तो अगर हम बात करें राधा किशन दमानी की, प्योर व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पे ही घूमते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसान है भाई, वो इंसान आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं डीमार्ट गया वो बिल बना के दे रहा हो, मैडम बिल्कुल बिल बना दो आपका, तो ऐसा आपको काम मिलने वाला नहीं है। हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में उन्होंने डीमार्ट खोल दिया कि हम रस्ते रस्ते पे चलो, अब आपको डीमार्ट ही डीमार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो आज आपको डीमार्ट इतने सारे वो खोलते जा रहे हैं, एक भी डीमार्ट में वो आदमी मौजूद नहीं, लेकिन उसको पता है कि मेरे डीमार्ट में चोरी चकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने उसका क्या बना के रखा है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और उसके अंदर उन्होंने एक चीज डाल के रखी है, इंटरनल चेक। एक काम
को दूसरा इंसान उसी दौरान चेक करता है। जैसे एक इंसान क्या बनाएगा, बिल बनाएगा, तो दूसरा इंसान उसको पैक करेगा। पैक करने वाला आदमी अलग, बिल बनाने वाला अलग। उसके बाद फिर तुम निकलते हो कहां से, गेट से, तो चौकीदार खड़ा रहता है, हाँ भैया बिल दिखाओ, फिर वो सामान एक एक चेक करता है, तो वो चेक करने वाला अलग, तो बिल बनाने वाला अलग, पैसा लेने वाला अलग, चेक करने वाला अलग, पैक करने वाला अलग। तो चांसेस गड़बड़ी होने के बहुत ही कम है। जीरो तो नहीं हो सकते, जीरो तो नहीं हो सकते, करने वाले सब करते हैं बेटा। तुम जाते हो डीमार्ट में, तुम्हें चोरी करना है खाने की, तो बिल्कुल पैकेट खोलते हो, वहीं चिप्स खाते हो, वहीं पैकेट छोड़ के आ जाते हो बेटा, ना उसकी बिलिंग कराते हो ना कुछ कराते हो। आइडिया दे दिया क्या मैंने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कई लोगों को देखो, अरे यार ये तो पता ही नहीं था अपन को, हाँ ये भी कर सकते हैं, नलायक कोई काम नहीं करना अपन को। तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है भाई, तो कहीं ना कहीं वहां पे जीरो तो नहीं होगा, बट उन्होंने रिस्क को क्या किया, कम किया। अब समझो, उन्होंने अलग से उसकी चेकिंग नहीं कराई, वो काम होते होते ही क्या हो गया, चेक हो गया। इसे बोलते हैं इंटरनल चेक। क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। और जैसा मैंने आपको बोला, इंटरनल चेक भी 100% नहीं है, गड़बड़ियां तो होती ही है। उन गड़बड़ियों को और निकालने के लिए, पता करने के लिए होता है इंटरनल ऑडिट। क्या होता है, इंटरनल ऑडिट। तो कोई आपसे पूछे साहब एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में पहला होता है भाई सूटेबल पर्सनल, दूसरा होता है स्कीम ऑफ ऑथराइजेशन, फिर होता है आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। सूटेबल पर्सन मतलब कंपिटेंट और ऑनेस्ट इंसान होना चाहिए। ऑथराइजेशन का एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आप क्या, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिसमें टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। इंटरनल चेक, एक ही काम को 4 लोग करेंगे और वो काम होते होते ही उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनल ऑडिट, जो कि लास्ट में करा करके एक बार देखा जाता कहीं कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का अच्छे से। अच्छा, जिनके यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होता है, बोलो क्या, जिनके यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होता है उनको कभी तकलीफ नहीं जाती, उनके यहाँ कभी फ्रॉड नहीं होता, एरर नहीं होता। बोलो हाँ। क्या उनके फ्रॉड हो सकता है, क्या उनके एरर हो सकता है, यस सर। तो उनके फ्रॉड भी हो सकता है, उनका एरर भी हो सकता है। अब उनका फ्रॉड हो सकता है, उनका एरर हो सकता है, तो साहब कारण क्या है, कारण ये है कि इंटरनल कंट्रोल के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या बोला है, इंटरनल कंट्रोल के भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो पहला चीज इंटरनल कंट्रोल में होता है कौन कौन, सबसे पहला पॉइंट, इंसान। वेरी गुड बेटा, अच्छा इंसान होता है, लेकिन इंसान तो क्या है, इंसान, और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला। तो पहला है ह्यूमन एरर। दूसरी चीज, अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चाहिए। भाई नाटक क्लासेस में मैं इतने साल से ऑडिट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हर बैच में यही बात बोलता हूं कि देखो डीमार्ट का कितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। तो मेरे यहाँ पे भी तो ऐसे ही लगा है ना, नहीं लगा मेरे ऐसे, मेरे आपको कैसा दिखता है, मोहन किराना स्टोर की डीमार्ट, मोहन किराना स्टोर, जिसमें सारा काम नेहा मैडम ही कर रही है, फीस भी वही ले रही है, किताबें वही दे रही है, अटेंडेंस भी वही मैनेज कर रही है, तुमसे फोन पे भी वही कम्युनिकेट कर रही है। 1 वुमेन शो है बेटा वहां पे। क्या बताइए, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है कम है, ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, तो फिर मेरे अंदर इतनी अकल तो है, डीमार्ट को स्टडी करो, आपको एग्जांपल दो, अपनी जिंदगी में क्यों नहीं लगा पा रहा। ओके, और उतना बड़ा होता तो मेरे पास क्या होता बताओ। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आप, मेरी सूरत से देखिए बेटा, इतना भी नहीं हूं मैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज व्हाट दोस्तों, दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हर कोई सोचता है कम में बम हो जाए। भाई मेरे को भी पता है 4 एम्प्लॉय रखना है, लेकिन मेरे को पता नहीं यार इतने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है भाई, मैंने खून पसीने की कमाई से अपन पैसा कमा रहे हैं, तो अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इतना है कि 1-2 जन मैनेज कर सकते हैं, और बार बार हम भी उसी चीज को देखते रहते हैं। हाँ, जिस दिन ऐसा होगा कि मैं इस एंटिटी से उड़ करके कहीं चला जाऊंगा कि चलो भाई अब मुंबई दिल्ली इनको कॉन्कर करना है, लखनऊ हैदराबाद बैंगलोर जाना है, तो फिर मैं रायपुर में एक काम के लिए 4 आदमी को छोड़ के जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है यहाँ तो मैं तुरंत हर आधे घंटे में नीचे पहुंच जाता हूँ, कैमरे में चीजों को देख लेता हूँ, हर एक बच्चे को मैं नाम से पहचानता हूँ, हर एक चीजों को मैं नाम से देखता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास क्या है भाई, ठीक है, हमने एक ही काम के लिए 4 लोगों को नहीं बैठाया, क्योंकि उसकी जरूरत हमारे अभी बिजनेस में नहीं है, क्योंकि हमें कॉस्ट भी देखना है। क्या मतलब एक ही काम के लिए 4-4 को बैठे, चारों से बैठे ही रहे, कोई मतलब का है क्या? आंसर इज नो। तो वो हमें क्या देखनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं बिल्कुल हैं। तो हमारा इंटरनल कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है। तो क्या कारण है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट खर्चा ही नहीं करना चाहता, नहीं करोगे तो भाई दिक्कत में आप ही आओगे। दूसरा ह्यूमन एरर। तीसरा है, चलो भाई मेरे को लगा चलो ठीक है, नहीं यार इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, अपन ने उठा दिया 4 लोगों को, 4 लोगों को खड़ा कर दिया, भाई तू फीस लेगा,
तो इन्वेंट्री मैनेज करेगा, बच्चों का रिसिप्ट फाड़ेगा, तुम क्या करोगे, बैग्स वैग्स दोगे बच्चों का, तुम जाते जाते चेकिंग करोगे। अभी चारों लोग आजू बाजू खड़े रहते हैं बेटा, आज है ये सारे चारों लोग अलग अलग लोग हो जाते हैं, बट एक दिन आता है, 1 महीने बाद 2 महीने के बाद इनके अंदर घुलना मिलना इतना हो जाता है कि दे बिकम ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। अरे आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताइए इसके कारण क्या ये लोग प्लान कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस बात है, इसे बोलते कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। क्या बोलते हैं? कोल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई रक्षक ही भक्षक हो जाता है। गलत इंसान को आपने क्या बना दिया, इंटरनल कंट्रोल का मैनेजर बना दिया कि भैया ये काम तेरे को देखना है। पता चला अपने इन्वेंट्री दिया, बैग दिया, पेंसिल स्केल सब, रबर शॉर्पनर वाला एक पूरा पाउच दे दिया कि भैया तेरे को क्या करना है, पूरा इन्वेंट्री देना है, जिस जिसका एडमिशन होगा देते जाना। वही भाई साहब अपने घर ले जा रहे हैं बेटा, अपने पड़ोसियों को बांट रहा है, ठीक है, रोज एक बैग गायब हो रहा है, रोज एक पेंसिल बॉक्स गायब हो रहा है, रोज एक टी शर्ट गायब हो रही है। यही रक्षक क्या हो गया बोलो? भक्षक हो गया। यही बर्बाद कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो पहला क्या बताइए? ह्यूमन एरर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। फिर है मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही मैनिपुलेट कर लेता है भाई, मैनेजमेंट को जो जैसा लगता है ठीक है, एम्प्लॉय से सब अच्छा अच्छा काम करा, ऊपर आते आते खुद ही मैनेजमेंट ने बर्बाद कर दिया। समझ तो ओनर के पास तो गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, तो दिस इज मैनेजमेंट ही मैनिपुलेट कर रहा है। इसका मतलब है लोअर लेवल पर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, मुकेश अंबानी अपने लेवल पे चीजों को लेता है तो मैनिपुलेट कर देता है, ये उड़ा दो, वो कर दो, ये मत दिखाओ, उसको कर दो। और ऊपर जब ओनर्स के पास इन्फॉर्मेशन आती है अपने जैसे शेयर होल्डर्स के पास, क्या सही इन्फॉर्मेशन आएगी? आंसर इज नो। तो दैट इज व्हाट दोस्तों, दैट इज क्या बोलेंगे? मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। अच्छा मुझे बताइए दोस्तों, आज जैसे धंधा बदलेगा, क्या उसके हिसाब से मुझे अपना इंटरनल कंट्रोल भी बदलना होगा? यस, ऑब्वियसली बात है, इसे बोलते हैं चेंज इन कंडीशन। लेकिन मैंने नहीं बदला तो धंधा बदला, तरीका बदला, लेकिन मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं बदला। तो आज मुझे बताइए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम करेगा? नहीं करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये भी बताएंगे दोस्तों कि हम जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, जब नाहटा क्लासेस में मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाऊंगा तो मैं ऐसी चीजों का बनाऊंगा जो चीजें मेरे लिए क्या है? यूजुअल। डिस्काउंट मांगना यूजुअल है, उसके लिए बना दिया। इंस्टॉलमेंट के लिए यूजुअल है, उसके लिए बना दिया। एडमिशन लेना यूजुअल है, उसके लिए बना दिया। बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी यूजुअल है, उसके लिए बना दिया। तो हर एक चीज के लिए जो यूजुअल है उसके लिए हमने क्या बना दिया? इंटरनल कंट्रोल। लेकिन कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो जाता है जो क्या है? अनयूजुअल। उसके लिए अपन ने क्या नहीं बनाया? अब आप मुझे बताइए उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या उसके कारण कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस है? यस, क्योंकि उस अनयूजुअल आइटम का अपन ने क्या नहीं बनाया? इंटरनल कंट्रोल नहीं बनाया। तो एनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंट्रोल बिकॉज कंट्रोल प्रोसीजर आर जनरली मेड फॉर यूजुअल ट्रांजैक्शन। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? तो बताएंगे क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? पहला ह्यूमन एरर, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तीसरा कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, फिर चौथा अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, चेंज इन कंडीशन एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। वापस से पहला ह्यूमन एरर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एंड लास्ट वन चेंज इन कंडीशंस। कोई भी डाउट? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना जरूरी है? बड़ा सवाल है। क्यों क्यों समझू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? क्यों समझू? आप मुझे बताइए क्यों समझू? एज एन ऑडिटर क्यों समझू मैं? ताकि फ्रॉड कम हो। नहीं, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना बेटा, फ्रॉड को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। और ओके, उसके हिसाब से सैम्पलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से तो हमारा ये सोचना होता है कि हमको कितना चेक करना है। जहां इंटरनल कंट्रोल खराब है वहां कम चेक करना है, जहां अच्छा है वहां पे तो बोलो ना आप सही नलायक हो कि जहां पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा है वहां पे मुझे चेकिंग कम करनी है, जहां इंटरनल कंट्रोल खराब है वहां पे चेकिंग ज्यादा करनी है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने से हमें समझ में आ जाता है कहाँ कहाँ पोटेंशियल प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं, किसको कितना इज्जत देना है, किसको इज्जत नहीं देना, ये सब कुछ हमारे लिए बेनिफिट हो जाते हैं। तो एक बार पेज नंबर 72 पे आएंगे तो आपको पेज 72 में पता चलेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बुक सभी के पास होंगी मैं उम्मीद करता हूँ, न्यू बुक आ गई है पक्का। चलो आइए, तो पहला क्या बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। आपको क्या पता चलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, कि एरर होने के चांसेस कितने हैं। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तो एरर होने के चांसेस कम है, समझ में? दूसरा एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या इंटरनल कंट्रोल
सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं, हमें इसके बारे में पता चल जाता है। फिर इंटरनल ऑडिट के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का फीचर अभी अपन ने पढ़ा था। एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल में क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। अगर इंटरनल ऑडिट सिस्टम अच्छा है तो हम बोल सकते हैं इंटरनल कंट्रोल भी अच्छा ही रहा होगा। तो ऑन दैट बेसिस अपन क्या करेंगे बताइए? अपन को ही समझ में आ गया यार इंटरनल ऑडिट भी यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे चेकिंग ज्यादा करना है कम करना है? कम करना है। उल्टा थोड़ी मदद ले लेंगे किसकी? इंटरनल ऑडिटर की। भाई बता दे कहाँ गड़बड़ी है, क्या है। सर वो बता देता है, बिल्कुल बता देता है। इसके लिए अलग से ऐसे 610 है जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यही बात समझ में? चलिए भाई, इसके बाद अगर हमारे एसेट्स के बारे में पता चल जाता है कि वो सेफगार्डेड है या नहीं है। दूसरा पता चल जाता है ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं या नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। हम ये देख लेते हैं हमें चेकिंग कितनी करनी है। अच्छा, चेकिंग में भी कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है? भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑडिट प्रोसीजर हम कौन सा लगाएं, कौन सा वीक एरिया है जिस पर हमें काम करना है, एंड सजेशन टू इंप्रूव व्हाट दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? क्या क्या बेनिफिट है? तो पहला क्या बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पता चल जाता है, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट हो रहा है कि नहीं, एसेट सेफगार्डेड है या नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाना है, कौन सा वीक एरिया, एंड सजेशन टू इंप्रूव व्हाट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या ये बात समझ में? अंदर का जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक एक बच्चा एक एक पॉइंट समझाएगा, जल्दी पढ़ो, समझाओ। चलो पीछे से स्टार्ट करेंगे भूमिका। ओके तो भैया यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि जो फ्रॉड एंड एरर्स हैं ऑर्डिनरी ऑपरेशंस में, क्या उन्हें लोकेट किया जा सकता है कि नहीं? क्या आपका सिस्टम इतना अच्छा है कि नहीं कि हम उसे आसानी से क्या कर पाए? लोकेट कर पाए। वेरी गुड। नेक्स्ट संजना। ओके जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या वो एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब वो सही है कि नहीं है उस बिजनेस के हिसाब से, और क्या वो वैसा जैसा प्लान किया था कि नहीं, क्या वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट। ओके जो इंटरनल ऑडिटिंग है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ एसेट सेफगार्डिंग क्या बोल रहा है? क्या ऐसे कंट्रोल्स है कि नहीं कि जो एसेट्स को सेफगार्ड कर सके। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, ठीक है, एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। क्या वो लोग ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं। हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट बी, द एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन, what would be appropriate audit technique and audit procedure in the given circumstances, कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया एक्सेसिव है, and last but not least whether some worthwhile what दोस्तों suggestion can be given to improve the control system। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे होमवर्क। क्या आपको दिख रहा है? इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? होमवर्क। ठीक है। अब मैंने आपको फायदा बताया, किसका फायदा बताया? एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने का। इंटरनल कंट्रोल का फायदा नहीं बताया, किसका फायदा बताया? स्टडी करने का। कौन स्टडी करेगा? ऑडिटर। तो अपन को यहां से समझ में आ रहा है कि ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करेगा तो उससे ऑडिटर को क्या फायदा होगा। क्या ये बात समझ में? अब स्टडी करना है तो स्टडी करने के कोई तरीके होते होंगे। तो अब अपन क्या बात करने वाले हैं? अपन ये बात करने वाले हैं कि भैया इंटरनल कंट्रोल को कैसे स्टडी किया जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने के 4 तरीके हैं। पहला है नरेटिव, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चन। क्या क्या बोलो?
नरेटिव फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर। समझ में आ गया? तो 4 तरीके। पहला उसमें नरेटिव। नरेटिव रिकॉर्ड, नरेटिव वर्ड से क्या आता है आपको समझ में? बोला हुआ, जैसे अपन ऐसा बोलेंगे लिखा हुआ। लिखा भी तो क्या लिखा बेटा? खतरनाक लिखा, बहुत ज्यादा लिखा, अच्छा खासा लिखा, उसे अपन क्या बोलते हैं बताइए? नरेटिव। तो नरेटिव रिकॉर्ड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नरेटिव रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या हो जाता है कि भाई वहां पर बेसिकली जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो प्योरली अपन क्या कर रहे हैं बताइए? लिखते जा रहे हैं। तो प्योरली सिर्फ लिखते 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 अपन काम कर रहे हैं, इसे बोल रहे हैं नरेटिव रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं बताइए इसे? नरेटिव रिकॉर्ड, जिसमें अपन सिर्फ लिख रहे हैं चीजों को। सर कैसे लिख रहे हैं? देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे कि भैया नाटक क्लासेस में एडमिशन है, ओके, सबसे पहले नया मैम जो है वो एडमिशन फॉर्म देती है, एडमिशन फॉर्म फिल होता है, फीस होती है, फीस के बाद रिसिप्ट दी जाती है। अच्छा, फीस अगर ऑनलाइन है तो पहले कंफर्म किया जाता है फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी क्या ऑनलाइन फीस पेमेंट आई है या नहीं आई है। फिर इस कैश को जो है, या कैश में फीस होती है तो अलग से एक ड्रॉर में रखा जाता है जिसे लॉक एंड की बोला जाएगा। उसके बाद ये जो कैश होता है ये नेक्स्ट डे जो होता है ये बैंक में क्या कर दिया जाता है? डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये क्या है? ये कंट्रोल सिस्टम है। इस कंट्रोल सिस्टम को तुम देख रहे हो और लिख रहे हो, देख रहे हो और लिख रहे हो। अब देख करके अगर लिखना है तो इसके कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी है। पहला चीज, जब देख करके लिखोगे तो क्या ये बहुत ज्यादा लिखोगे? हाँ, आप एक एक पॉइंट लिख रहे हो, आपको लग रहा है यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, तो आप लिखते ही चले जा रहे हो। तो ये काफी बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो इसको पढ़ करके इसकी नेगेटिविटी निकालना अपने आप में बड़ा टास्क हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पेज, तुम्हारे सामने 1200 पेज की ऑडिट की बुक रख दो, बोलो 2 महीने में पढ़ लो या 1 महीने में पढ़ लो, तो आप पहले 1200 पेज देख के डर जाओगे, ऑब्वियस है। तो वैसे ही जब नरेटिव बनेगा तो अच्छा खासा बनेगा। अच्छा खासा बनेगा तो फिर भाई बोला जाएगा यार रहने देते यार, नहीं पढ़ते, अरे आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया भाई? दैट इज कि यहां पर क्या हो जाता है? रिटन डिस्क्रिप्शन होता है किसका? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। और ये जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, उससे क्या होता है बताइए? ये एज फाउंड इन एक्चुअल ऑपरेशन, क्या बोल रहे भैया? एक्चुअल ऑपरेशन में जो होता है हम उसी चीज को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में? ये जनरली कौन से बिजनेस में यूज होता है? स्मॉल बिजनेस में। छोटे बिजनेस में ही करोगे क्योंकि आपको बड़ा नहीं लिखना, आपको समझ में आ रहा है मोटापा ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा चीजें होंगी उतना लिखना पड़ेगा। तो आप बोलते भैया जहाँ ज्यादा चीजें वहां लिखते नहीं है भाई, लिखने वाला तो नहीं, कुछ और ही यूज करेंगे। ये तो अपन छोटे बिजनेस में चलो इतना लिखना है, लिख देते हैं, तो वो कहां पर यूज हो सकता है? स्मॉल बिजनेस में। द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ नरेटिव रिकॉर्ड विल वेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड दी जजमेंट। कितना क्या आपका डिपेंड करेगा किस पे? रिक्वायरमेंट एंड जजमेंट ऑफ दी व्हाट दोस्तों? ईच ऑडिटर। ऑडिटर की जजमेंट पर, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट पर ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना नरेटिव रिकॉर्ड को लिखना है। क्या ये बात समझ में? ये ऐसी ही जगह यूज किया जाएगा जहां पे क्या ना हो? फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ना हो। क्या ना हो बताइए? फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ना हो। समझ में आया? पक्का? ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी ये होगी कि ये जो नेक्स्ट ये जो टेबल है, ये टेबल एक्चुअली नरेटिव रिकॉर्ड का ही है। दिख रहा है आपको? तो ऐसा आप एरो बना सकते हैं। गलती से नीचे चला गया। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। पहला एडवांटेज क्या? इट इज एप्रोप्रिएट इन केसेस वेयर नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन। जहाँ पे अच्छा फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, और ये कहाँ के लिए अच्छा है? स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए ये अच्छा है। डिसएडवांटेज क्या? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिस्टम, वीकनेस एंड गैप्स कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई एंड नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अमेंडेड। ऐसे बार बार लगातार क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? जल्दी बताओ क्यों? एडवांटेजेस का पॉइंट पढ़ के समझाओ कि यहां का सी पॉइंट ऐसा क्यों लिखा है? एडवांटेजेस में लिखा हुआ है। वेरी गुड। फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, स्मॉल बिजनेस है। नाटा क्लासेस में भी जो सिस्टम बन रहा है, क्या यही सिस्टम आपको अगले 5 साल बाद भी दिखेगा? बोलो हाँ। नहीं ना यार, अगले 5 साल के बाद भाई अब अगर हमारी चीजें ग्रो करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरली हम ग्रो होने वाले, तो ऑब्वियस हम वहां पे 4 लोग बैठाएंगे, है ही हमारा ऑफिस का प्लान है। रिसेप्शनिस्ट अलग होगी, कैशियर अलग होगा, इन्वेंट्री मैनेजर वाकई में अलग होगा, इंक्वायरी लेने के लिए काउंसलर्स 3 अलग होंगे जिनके लिए अलग 3 कैबिन बनेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस होगी। आज स्पेस नहीं है तो हम चाह करके भी ये सोचते हैं कि आदमी को बैठा है तो कहां बैठा है? गेटिंग माय पॉइंट ना? देयर इज अ प्रॉब्लम ना। अब वहां पर क्या होगा भाई? वहां पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरली
हमने अलग से क्या बनाया, बैंकर स्टाइल पे। कल ही डिस्कशन हम कर रहे थे कि हमारा कैशियर का रूम वो बैंक स्टाइल पे होगा, खिड़की होगी छोटी सी, उस खिड़की से आप पैसे देंगे बेटा, समझ में आएगी नहीं, फिर आपको वहां पर ऐसा होगा। तो यहाँ पर तो क्या ये एकदम खुला है, भाई नेहा मैम बैठिए सामने आपको दिख रहे, वहां बकायदा पूरा कंसील होगा, पीछे स्टोर रूम सॉर्ट ऑफ होगा, यहाँ पे वो कैश लेगा, रिसिप्ट बनाएगा, जो भी है स्टोर रूम से फिर वो चीजों को निकालेगा, बुक में एंट्री होगी, पूरा काम हमारे ईआरपी पे जाएगा, हर एक चीज हमें वहां पर दिखेगी, कौन सा स्टॉक इन हो रहा है, कौन सा आउट हो रहा है, हर चीज की क्या होगी, एंट्री होगी। एक अलग से स्पेसिफाइड पर्सन होगा, तो रिसेप्शनिस्ट का काम अलग होगा, इसका काम अलग होगा, इंक्वायरी लेने वाले का काम अलग होगा, फोन करने वाले का काम अलग होगा। आज ये सारे काम एक इंसान कर रहा है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, कल के दिन जगह आएगी तो ये सारे काम हो जाएंगे। तो आप समझ लो ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अभी फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं, तो हमारे यहाँ पे आप क्या करो, नैरेटिव लिखो। लेकिन जैसे ही ये एक फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम में डेवलप हो जाएगा कि जहां पे लगेगा यार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लाइक डीमार्ट, लाइक रिलायंस, लाइक कोई भी कंपनी जो कि बड़े लेवल पे काम कर रही है, उनका सिस्टम क्या फॉर्मल है, लगभग वैसे ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चला आ रहा है, तो उस जगह के लिए आपका नैरेटिव रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं नैरेटिव रिकॉर्ड में कि भैया डिसएडवांटेज ये कि इसे बार बार लगातार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा, बिकॉज ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर एंड अदर सिमिलर फैक्टर। बोलो, तो पहला क्या है नैरेटिव, दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सुना होगा आपने, यस फ्लो चार्ट आप बनाते भी हैं, मैं भी आपसे बनवाता हूं। तो ये जो फ्लो चार्ट है मैं क्यों बनवाता हूं, जो लिखा हुआ है उसी को क्या कर देते हैं, समराइज। और समराइज करने की सबसे अच्छी बात पता है क्या होता है, एक पन्ने में जो लिखा है वो आपको एक जगह पर दिख जाता है, तो वो देता है बर्ड आई व्यू। कैसा व्यू देता है, बर्ड आई व्यू। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में होता है, किस में होता है बताइए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में होता है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अपन क्या कर पाते हैं बताइए, इस चीज को क्या कर पाते हैं अपन देख पाते हैं। तो कोई भी चीज आज अगर अपन बात करें प्लानिंग का है, देखो प्लानिंग का पूरा इतना बड़ा चार्ट अगर अपन ने बना लिया, पूरा प्लानिंग इसमें समाहित हुआ है, आपको एक बर्ड आई व्यू मिल रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा है जो कि अपन को क्या करना है, प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये क्या देता है बताइए, बर्ड आई व्यू दे देता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि फ्लो चार्ट से ही मैं आपकी पूरी क्लास ले लूं, मजा ही आ जाएगा। फ्लो चार्ट से ही पूरी क्लास ले लेता ना मैं आपकी, वो सिर्फ क्या है, समरी है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कारण भी 100% कवरेज नहीं होगी। और जब 100% कवरेज नहीं होगी तो वीकनेस को पता लगाना आसान है, मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज, ये फ्लोचार्ट जो है वो कौन बना सकता है, कौन बना सकता है? ये ऑडिट के प्लानिंग का फ्लोचार्ट मैंने बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? वेरी गुड, उसके पास नॉलेज होना चाहिए पूरा 360 डिग्री। आप एक एक लाइन को पढ़ करके बनाओगे वो अलग रहता है, मैं उसको जोड़ जोड़ करके पूरा 360 डिग्री में कंप्लीट कर देता हूं, तो मेरा वो फ्लो चार्ट अलग बनेगा, आपका अलग बनेगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो क्या होता है, वो काफी टाइम टेकिंग रहता है। क्या रहता है? काफी टाइम टेकिंग रहता है टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमें कवर करनी है। फिर वीकनेस इससे आप नहीं लोकेट कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे वीकनेस? क्योंकि ओवरव्यू है, ये सिर्फ बर्ड आई व्यू देता है। तो फायदा ये कंसाइज है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बर्ड आई व्यू देता है। बट डिसएडवांटेज ये कि टाइम कंज्यूमिंग है और वीकनेस को आप ओवरलुक या रीडली लोकेट नहीं कर पाते। अब फ्लोचार्ट के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है फ्लोचार्ट, पढ़ो। क्या बोल रहा है बताइए फ्लोचार्ट? इट इज अ graphical presentation of each part of the company system of internal control. It is considered to be one of the most concise way of recording the auditor review of the system. बोलेंगे दोस्तों, समझ में आया आपको? पक्का? ओके, तो हमारे चार होते हैं तरीके। पहला होता है नैरेटिव, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट। क्वेश्चन है, व्हाट इज चेकलिस्ट? चेक लिस्ट, चेक लिस्ट, समझ में आ रहा है? तो चेकलिस्ट मतलब क्या होती है, ये भी तो आप प्रिपेयर करते हैं भाई, अपने ये सारे टास्क हैं, फिर आप टिक करते हैं, ये हो गया, 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 इसे बोलते हैं चेक लिस्ट, चेक लिस्ट। तो ये जो चेकलिस्ट होती है, ये चेकलिस्ट भी एक तरीका है, लेकिन ये चेकलिस्ट जो है, ये चेकलिस्ट का क्या कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट ऐसा होगा कि ऑडिटर अपने एक दिहाड़ी मजदूर को भेजेगा बेटा, कहां पर?
ऑडिट करने के लिए। और उसको क्या करेगा, उसको बोलेगा भैया ये पूरे इतने सारे काम हैं, वहां जाकर के क्या करना है, देखना है, देखते जा टिक करते जा, देखते जा टिक करते जा, देखते जा टिक करते जा। सर जैसे कि देखो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए ये ऑडिटर को पता रहता है। सो उसको कहां से पता चलेगा, उसके पीजे से। एक तो एकेडमिक नॉलेज मिली, फिर उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा, आर्टिकलशिप के दौरान देखा होगा, इतनी एंटिटीज के अंदर काम किया होगा, उसको समझ में आ गया होगा यार ये चीज जो है सबसे बेहतरीन है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एक्सपीरियंस नॉलेज और ट्रेनिंग के थ्रू उसको ये पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब वो क्या करता है, वो एक चेकलिस्ट तैयार करता है और बोलता है कि भैया जा देख कर क्या ये सब है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख कर क्या हो, क्या फिक्स एसेट का रजिस्टर इन लोग मेंटेन करते कि नहीं, क्या फिक्स एसेट का रजिस्टर एक ऑथराइज पर्सन के पास ही रहता है कि नहीं, क्या फिक्स एसेट के रजिस्टर को ऑथराइज पर्सन ही एंट्री कर सकता है कि नहीं, क्या फिक्स एसेट का जो रजिस्टर है उसे एक अच्छी जगह पर सीक्रेटली रखा जाता है कि नहीं, क्या कोई भी एसेट आती है तो फिक्स एसेट में उसकी एंट्री होती है कि नहीं। तो ऐसे कर करके वो बहुत सारे क्या दे देगा, पॉइंट्स दे देगा। आर्टिकल जाएगा, ये फिक्स एसेट रजिस्टर है, हाँ साहब है, ओके टिक। क्या ऑथराइज पर्सन इसे रखता है, हाँ साहब रखता है, टिक। क्या इस ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है कि एक जगह पर रखते हो, सब जगह पर रखते हैं, टिक। और उसके आजू बाजू क्या करता है, यस नो लिखता जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि ऑडिटर को पास क्या हो जाता है, लास्ट में एक आ जाता है पूरा शीट, उस शीट में लिखा था यस नो यस नो यस नो यस नो नॉट एप्लीकेबल। अगर यस की तादाद ज्यादा है नो की तादाद से, यस की तादाद ज्यादा है नो की तादाद से, दैट मींस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज गुड। और अगर नो की तादाद ज्यादा है यस की तादाद से तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज बैड। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से। तो यही चीज यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, किसके बारे में, चेकलिस्ट के बारे में। पढ़ेंगे पॉइंट नंबर बी, किसी भी बच्चे से मैं पूछने वाला हूं, जल्दी से पढ़ो। चलिए बताएंगे, बताइए क्या पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों चेकलिस्ट पर। इट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन विच अ मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ, ये कौन होता है, मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ, आर्टिकल, वेरी गुड, आर्टिकल मस्ट फॉलो और आंसर। When he completes the instruction, he initial the space against the instruction answer to the checklist are usually yes, no or not applicable। या तो yes होगा, या तो no होगा, या तो not applicable होगा। This is again on job requirement। What is this on job requirement बेटा? हाँ, काम के टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह होगा, हर जगह नहीं हो सकता, कुछ कुछ जगह पे ही हो सकता है। हर जगह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना फॉर्मल नहीं हो सकता ना कि हम क्वेश्चंस बना दो काम हो जाए। परचेज इज अ रूटीन थिंग हो सकता है, सेल्स इज अ रूटीन थिंग हो सकता है, एसेट परचेज करना इज अ रूटीन थिंग हो सकता है, लेकिन ऐसे में नहीं हो पाता है। क्या ये बात समझ में? पक्का अच्छे से। तो इसीलिए ये ऑन जॉब रिक्वायरमेंट पे होता है। फिर क्या लिखा हुआ है बताइए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले लिमिटेशन, पहले एडवांटेज ना पढ़ के लिमिटेशन बताइए, क्या लिखा है समझाइए। हाँ ओके, टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो जाता है? हाँ वेरी गुड, भाई से बनाना काफी मुश्किल है। अभी तो मैंने आपको 4-5 ही क्वेश्चन बताए, इतनी सी बात के 16-17 क्वेश्चन बनेंगे, डीपली सोचना पड़ेगा, तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा डीपली सोचना पड़ेगा तो सोचने के लिए क्या चाहिए बेटा? अरे बहुत सही बेटा, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, ऑब्वियस सी बात है। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि क्लाइंट मैनिपुलेट कर दे। हाँ साहब रजिस्टर रहता है, हाँ साहब ऑथराइज रहता है, हाँ साहब सेफ रखते हैं एकदम, देखो अलमारी में रख रहे हैं, पता चले यहीं कहीं फिका पड़ा रहता है, अरे आया कि नहीं आया, तो वो मैनिपुलेट कर सकता है।
अच्छा, इसके फायदे क्या है? इजली लोकेशन ऑफ वीकनेस, यस की तादाद ज्यादा है नो से, तो फिर अच्छा है इंटरनल कंट्रोल. ऑन कंप्लीटेड चेकलिस्ट स्टडीड बाय द सीनियर ऑडिट स्टाफ दस वीकनेस कैन बी ओवरलुक्ड एंड ऑन जॉब रिक्वायरमेंट पे होता है, तो इसलिए मोटिवेटिंग रहता है. बोलो. ओके, नेक्स्ट थिंग अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात आ जाती है, दैट इज अबाउट दी व्हाट दोस्तों, क्वेश्चन है और इंटरनल कंट्रोल का ये जो चेकलिस्ट पढ़ा, ये लगभग सेम है. कैसा है? सेम. बस अंतर इतना है कि जो चेकलिस्ट होती है वो ऑडिट का स्टाफ उसे मैनेज करता है, लेकिन जो क्वेश्चनर है ना, वो अपन उठाते हैं, पकड़ा देते हैं किसको? मैनेजमेंट को. भैया ये रहे क्वेश्चन, आंसर लिख करके देते हैं. इसमें अपन क्या नहीं करते, अपना आदमी नहीं लगाते. लेकिन ऐसा कहीं लॉ नहीं है कि हमारा आदमी जाएगा ही नहीं, जा सकता है, लेकिन फिर अगर वो जाता है तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैनेजमेंट से लेता है, खुद लिखता है. नहीं तो फिर वो क्या हो सकता है, मैनेजमेंट को ही पकड़ा सकते हैं. दोनों ही चीजें हो सकते हैं. सर अगर हमारा आदमी जाएगा तो हमें थोड़ा चेकलिस्ट टाइप का फीलिंग आ जाएगा उसमें. बेटा चेकलिस्ट जैसा फीलिंग इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का तरीका अलग होगा. वहां ना बोलते हैं वो काम करके उसको टिक करो, वहां पर जाना पड़ता है. हाँ भाई रजिस्टर है, हाँ दिखाओ, ओके हाँ है, ये है वह. यहाँ क्वेश्चनर में कैसा हो जाता है कि वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, क्या फिक्स एसेट का रजिस्टर मेंटेन किया? हाँ साहब किया है. तो वहां पर ना चेक नहीं करते, तो इसलिए वहां पे चेक नहीं होता है. देखो, एक होता है लिस्ट मिल जाना, काम हो करके उस पर टिक लगाते जाना, वो हो जाता है चेकलिस्ट. या काम होने पर टिक लगाना ही नहीं, क्योंकि काम करना ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ बातचीत करनी है. हाँ भैया तुम्हारा फिक्स एसेट रजिस्टर है? हाँ साहब. मेंटेन करते हो? ओके यस है. ऑथराइज पर्सन कैसे? हाँ साहब यस है. सेफ रखते हो? यस सर है. ओके कोई भी एंट्री कर सकता है? नहीं सिर्फ ऑथराइज पर्सन करता है. ओके यस है. आपने ऐसा कर करके से पूछते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो, करते जा रहे हो. तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक रिस्क लग रहा है. किस चीज का रिस्क लग रहा है? कि मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकता है. बिल्कुल सही है. इसीलिए अपन को कैसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पे रोमम हाई होगा कि लो होगा? लो होगा. जहां लग रहा है फॉर्मेलिटी है, ठीक है यार कर दो. जैसे नाटा क्लासेस में कैश को लेकर के आप क्वेश्चनर नहीं दोगे, वहां तो बल्कि आप खुद आओगे चेक करने के लिए. लेकिन आपने बोला कोई भी ऐसी नॉर्मल सी चीज होगी कुछ तो भी, ठीक है, जो कि लग रहा है इतनी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे? क्वेश्चनर दे दोगे कि भैया ठीक है बता दो, बच्चे का एडमिशन्स का क्या प्रोसेस, फॉर्म भरवाते हो, ये है, उसमें क्या क्या डिटेल, जो भी अगर ऑडिटर को लगता होगा तो वो वहां पर करेगा. तो जो एरिया हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है उसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन है. जो एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके लिए वो क्वेश्चनर यूज नहीं करते. तो क्या बोला है? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू प्रोवाइड अ थरो व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. द क्वेश्चन आर जनरली प्रिपेयर्ड इन सेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रोल एरिया एंड आर ऑफन सेगमेंटेड इनटू सबसेक्शन. Evaluation through internal control questionnaire now forms a part of any properly organized audit. Weakness in internal control can be known by examining the answer to the question in the questionnaire and by testing whether procedure or control stated in the are being operated, in fact operating. By this process, auditor would be better equipped to decide the extent and depth of checking. इससे आपको क्या पता चल जाता है? कितना चेक करना है और कितना चेक नहीं करना. The management of the concern under audit is normally expected to put reply. ये बात नहीं समझ में आई. क्या बोल रहा है ये लाइन? The management of the concern is normally expected to put reply. नहीं समझ में आया. जनरली इसका जवाब मैनेजमेंट देता है. These may be completed by audit staff. ये क्या बोल रहा है? मैं भी मतलब वो भी कर सकता है. मैं आपको बोला ना, कहीं लॉ नहीं लिखा है कि मैनेजमेंट ही करेगा. जनरली वो करता है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारा आदमी चला जाए, ठीक है भाई तुम अपना आदमी भेज देना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके भाई. द क्वेश्चनर हेल्प्स द ऑडिटर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट. द पर्पस ऑफ ICQ आर पहला आइडेंटिफाइंग एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर सैंपलिंग एंड ऑडिट प्लानिंग. इसमें हमारी हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है बेटा? ICQ. व्हाट इज ICQ? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है. कोई भी डाउट? शिप और पक्का? चलो, तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया. अपन ने समझा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, अपन ने उसके ऑब्जेक्टिव समझे. ऑब्जेक्टिव नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव को होमवर्क लिखो. ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको फर्स्ट पेज में, उसको लिखेंगे होमवर्क. ओके. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन देखें. उसके बाद फिर अपन उसके क्या देखें? बेनिफिट्स देखें.
बेनिफिट्स देखने के बाद इलस्ट्रेशन होमवर्क है, और इवैल्यूएट कैसे करते हैं अपन ने 4 मेथड देख लिए। कौन कौन से 4 मेथड है बताइए, बोलो। नरेटिव, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चन है। कोई भी डाउट? चल, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे, ठीक है। और उस लास्ट कंसेप्ट में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरनल चेक के बारे में। पेज नंबर आएंगे कौन सा है बेटा, 78। मुझे बताएंगे दोस्तों इंटरनल चेक, मैं जानना चाहता हूं दोस्तों इंटरनल चेक के बारे में। अभी अभी मैंने आपसे कुछ बताया था, क्या होता है इंटरनल चेक? अपने काम को करते करते ही क्या कर देना, चेक कर देना। तो कितनी शानदार चीज लिखी है, क्या बोला भाई, इट मीन्स allocation of authority in such a manner that work of one person automatically checked by another person। क्या शानदार बात बोली है, क्या बोला बेटा, कि allocation of authority ऐसी करनी है कि work of one person gets automatically checked by another person and the work of one person is complementary to that of another। एक इंसान का काम दूसरे इंसान के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बने, एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कि तुम भी कैश ले रहे हो तो मैं भी एक बार वही चेक कर रहा हूं कि तुमने कैश लिया कि नहीं। नो, बिल बना, कैश हुआ, रिसिप्ट मिली, तो आपको इन्वेंट्री मिलेगी और इन्वेंट्री की बाद में चेकिंग होगी। ये एक साथ सारा काम हो रहा है भाई। तो जो काम एक आदमी करता है उसी काम को अपन ने 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसी कर दी दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन गेट्स ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय द अनदर पर्सन एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये बात समझ में? एग्जाम्पल बहुत शानदार दिया, अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए और मुझे समझाइए क्या लिखा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैश सेल्स, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय काउंटर सेल्समैन। बायर ने पैसा पे किया किसको? ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द कैश मेमो बायर को क्या मिलेगी? डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कहां से? डिलीवरी काउंटर से। ऑल अबव पर्सन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 3 लोग काम कर रहे हैं, कैश मेमो वाला, कैश लेने वाला और डिलीवरी देने वाला। देयर इज नो अथॉरिटी ओवर वन अनदर, किसी का एक दूसरे के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, बट नन द लेस होल चेन एक्टिविटीज ओवर द ट्रांजेक्शन नॉट कंप्लीट। जब तक पूरी एक्टिविटी ओवर ना हो जाए तब तक के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता नहीं है। वन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द अदर wrongly. Suppose one person is alone in charge of 2 or more of the activity. It is quite likely that under such circumstances there may arise a weak point one day. Without getting money or without getting full money, the goods may be delivered. The mistake can be committed in a cash memo intentionally. Hence, the company has to arrange the division of work of various staff members in such a manner that the work of one person is automatically checked by another person. Bolo. पक्का? चल, अब इंटरनल चेक के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे होता है? तो भाई इसके कारण क्या क्या फायदा होता है? पहला, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, सबके अपने 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 डिवीजन ऑफ वर्क हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे शानदार चीज पता है कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता रहता है किसको किसको किस चीज के लिए सुनाना है। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, जिसके कारण एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एरर और फ्रॉड अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल होते हैं और अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो क्या क्या बोला गया? पहला, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बोलो, कोई भी डाउट तो नहीं? फिक्स है अच्छे से? तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हाट दोस्तों? इंटरनल चेक। बताइए यहां तक एकदम फिक्स है? पक्का? अच्छे से? चल, तो ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल के बारे में कंसेप्ट था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आज से हम एक चीज और चालू कर रहे हैं, और वो ये चालू कर रहे हैं कि हमारे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, 2 चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस है। यस, मोनोटोनस का मतलब हो जाता है कि एक ही टोन पे भी चलते हैं प्लस थोड़े से बोरिंग भी है, लेकिन स्कोरिंग वाइज वही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। जिनमें एक चैप्टर का नाम है स्पेशल ऑडिट और एक चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिख रहा है आपको? जो 13th एंड 14th चैप्टर है मेरी किताब के अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और दोनों ही काफी नॉन टेक्निकल है। एक साथ पढ़ाने में तकलीफ ये है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो आपसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर क्लास के अंतिम 10 मिनट में
या 5 मिनट जो भी हमारे पास बचेगा, हम उसमें स्पेशल ऑडिट या ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहले स्पेशल ऑडिट के चीज़ों को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा पढ़ाने से ज़्यादा है आपके पढ़ने का रोल। तो हर दिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए आपको आना होगा, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर आएंगे 227 पर, आपको दिखेगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 स्पेशल ऑडिट। इस स्पेशल ऑडिट के चैप्टर्स को अगर एक बार जस्ट ऐसी रफली घुमाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ऑडिट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस दिया, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल दिया, ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल दिया, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, ऑडिट ऑफ क्लब, ऑडिट ऑफ हायर परचेज कंपनी, एनजीओ, लीजिंग कंपनी, दिख रहा है, एलएलपी, इनके बारे में बातचीत की गई है। समझ में? तो इसके अंतर्गत आइए सबसे पहला अपन कंसेप्ट देखेंगे किसके बारे में, ऑडिट ऑफ व्हाट दोस्तों, कॉलेजेस। ठीक है, अब सर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें ना कोई रोमम की बात है, ना कोई सीपी, ना कोई एसपी, ना ही कोई इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल वर्ड फिर भी सुनने को मिल सकता है, सॉरी, ना ही कोई ऐसी बात की गई है जो कि टेक्निकल है। बस बोला गया है कि अगर आपको कोई कॉलेज को ऑडिट करने दे दिया जाए, कोई हॉस्पिटल को ऑडिट करने दे दिया जाए, कोई सिनेमा हॉल को ऑडिट करने दे दिया जाए, तो आपको ये समझना होगा ऑडिट में आप बेसिकली 4 चीजों का काम करते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। क्या क्या बोलो, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। अब इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी में आपको ये समझना होगा वो पर्टिकुलर धंधा इनकम कहां कहां से कमाता है, उसके एक्सपेंस कहां कहां पर जाते हैं, और मेन फोकस इस बात पे रखना पड़ेगा कि वहां पर क्या उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के नाम पर मैं बात करता हूं अभी स्कूल्स की। जब हम स्कूल में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, कोई भी कॉलेज में जाएंगे ऑडिट करने के लिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है, ये इंस्टीट्यूट है, ये आखिर है क्या। क्या ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये जानना पड़ेगा कि हमें इनकम की, हमें एक्सपेंस की, हमें एसेट की, हमें लायबिलिटी की क्या करना है, चेकिंग करनी है। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा इनकम कहां कहां से कमाते हैं, कहां कहां से कमाते होंगे, फीस फ्रॉम द स्टूडेंट, बुक्स, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट से इनकम, रेंटल इनकम, सोचना पड़ेगा कहां कहां से आता है। जब एक्सपेंसेस जाते होंगे तो कहां कहां पे जाते होंगे, स्टूडेंट्स को एडमिनिस्टर करने में, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने में, एनुअल फंक्शन कराने में, फैकल्टीज को पेमेंट करने में, एम्प्लॉइज को पेमेंट करने में, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह को पेमेंट करने में, यस, एसेट्स खरीदने में। तो आज आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया अच्छा इनकम यहां से आती है, एक्सपेंस यहां पे जाते हैं। तो इनकम जब आती है फीस फ्रॉम स्टूडेंट, तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या चीजें सही तरीके से हो रही है कि नहीं। जैसे फीस फ्रॉम स्टूडेंट के लिए अपन को ये जानना पड़ेगा कि भाई क्या एक प्रॉपर इन्होंने फीस चार्ट बनाया है कि नहीं, कि रैंडमली चेहरा देख करके बोल रहे बेटा तुम 200 दोगे, आप 500 देंगे, क्या ऐसा होगा क्या, आंसर इज नो। अपन को भाई क्या करना होगा, अपन को बेसिकली एक चार्ट होना चाहिए कि ये स्कूल का है, उसमें बाइफर्केशन होना चाहिए, किस चीज का आप कितना पैसा ले रहे हैं। भाई बसेस ट्रांसपोर्ट का अलग फीस लगता है, अगर आपकी स्कूल में कैंटीन है फूड का अलग लगेगा आपको, अगर आपकी स्कूल में आपका कपड़े वपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह दी जा रही, बुक्स दी जा रही, तो इन्वेंट्री का अलग लगेगा, ट्यूशन फीस अलग लगेगी, टैक्स अलग लगेगा। तो भैया वो प्रॉपर बाइफर्केशन है या नहीं है, क्या सब बच्चों से फीस ली जाती है कि नहीं, क्या उसकी रिसिप्ट को एंट्री अच्छे से की जाती है कि नहीं। उसके बाद अगर किसी बच्चे को आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या ऑथराइज्ड पर्सन डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं, कि क्लास टीचर ही बोले ठीक है बेटा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है ले जा लो, ऐसा होता है क्या, नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने एडवांस में फीस दे रखी है, भाई कई लोग होते हैं देना तो है साल भर की फीस, लाख रुपए दे दो, नक्की करो, हर महीने हमारे बच्चे को फोन आएगा, हमारे पास फोन आएगा फीस दो भैया, पंचायत ही नहीं चाहिए, लाख रुपए पकड़ खत्म कर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल की फीस पूरी एक साथ क्या कर दियो, पे कर दियो, तो भैया ऐसे केस के अंतर्गत क्या जिन्होंने 1 साल की फीस पे कर दिया तो अभी तो पूरा पढ़ाया नहीं है, जो भी है क्या उनकी अकाउंटिंग प्रॉपरली उस तरीके से हुई है या नहीं है, एडवांसेस दिखाए गए कि नहीं। तो आज ये चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, चेक करना पड़ेगा। तो वही चीजें यहां पर आपको दिखेगा। सबसे पहला देख रहा है स्टडी द प्रोविजन द एप्लीकेबल स्टैट्यूट, कौन सा स्टैट्यूट लगेगा, लॉ कौन सा लगाएं, कंपनीज एक्ट लगाएं, पार्टनरशिप एक्ट लगाएं, कौन सा, ट्रस्ट डीड है, रेगुलेशन है, तो देखिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह को स्टडी करिए, इवैल्यूएट करिए सिस्टम ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल को।
Fees from student, check the name entered into the student fees register for each month with respect to class register, showing the name of the student on roll and test amount of fees charged. Check fees received by comparing the counterfoil of receipt granted and to entry in the cash book and tracing the collection in the fees register. Total up the various column of the fees register for each month or term to ascertain that fees is paid in advance has been carried forward. Check admission fees with the admission slip signed by the head of the institution and credited in the capital fund. See that fees, studentship and concession have been granted by a person authorized to do so. Confirm that fines or late payment have either been collected. Late payment पता है आपको होती है, okay? And confirm कि hostel due वगैरह भी जो है वो recover किए गए हैं कि नहीं. क्या ये बात समझ में? ओके. अदर डोनेशन वगैरह आता है, आपकी अदर इनकम आती है, तो वेरीफाई रेंटल इनकम अगर आपको आ रही हो, भाई स्कूल्स को रेंट पे दिया जाता है, पता है कि नहीं? कोचिंग क्लासेस को ही दे देते हैं. हमने भी एक स्कूल को रेंट पे लिया है, इवनिंग में वहाँ कोचिंग चलती है, हालांकि अभी स्टार्ट नहीं किया, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा. तो हमने भी एक स्कूल को ऐसा बात कर ली कि भाई आप मॉर्निंग टू आफ्टरनून आप चला रहे हो, इवनिंग आपकी स्कूल खाली है, हमें रेंट पे दे दो. हमारा फायदा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज खत्म ना यार. एक कोचिंग बनाओ तो पार्किंग देखनी पड़ती है, बच्चों का आना जाना, ये वो तो सब स्कूल ही है भाई. वो सब कुछ है, वहाँ बेंच है, बोर्ड है, ये है, टेबल है, प्रोजेक्टर है. अपन को 2-4 आइटम बस अपना लगाना पड़ेगा. हो सकता है वहाँ माइक नहीं है तो माइक लेके जाएंगे, वहाँ कैमरा शूटिंग के लिए नहीं तो लेकर के चले आएंगे, रख देंगे वहाँ पर. तो रेंटल पे करके ये सबसे बेस्ट हो गया. और एक तो अपन को क्या वो पॉइंट मिल जाता है. स्कूल क्या है, वो ऐसी चीज़ है कि उस एरिया का हर कोई जानता है कहाँ पर है. आपने बोल दिया तो अपना एकदम पॉइंट मिल जाएगा ना. अपन को नहीं बताना होगा यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, नहीं भैया ये स्कूल में ही लगता है, ढूंढ ही लेगा आदमी. तो ये क्या स्ट्रैटेजी हमारी भी है और प्लस स्कूल के लिए भी हो जाता है कि उनको रेंट मिल जाता है. वाउच इनकम फ्रॉम एंडोवमेंट एंड लेजेसीज एज वेल एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टमेंट. वेरीफाई एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ग्रांट विद मेमो ऑफ दी ग्रांट. तो भाई अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर आपको क्या दी हुई है, ग्रांट वगैरह दी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इसको कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना पड़ेगा वेरीफाई इन्वेस्टमेंट रजिस्टर. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव शुड बी चेक विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द पासबुक. डोनेशन एंड ग्रांट. डोनेशन में भी 2 टाइप आपको मैं बता देता हूँ. अब इसे की डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक डोनेशन कैसा कि भाई फॉर एग्जांपल मैं इसी काम के लिए आपको डोनेशन दे रहा हूँ. जैसे कि ये लो 2 करोड़ रुपए, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें 10 क्लासरूम होनी चाहिए, फुली एसी होनी चाहिए, ये रहे 2 करोड़ रुपए. तो इसका पैसा सिर्फ किसमें इस्तेमाल होगा? बिल्डिंग बनाने. इसके अलावा आप और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते. और बिल्डिंग तो रातों रात खड़ी हो जाती है, पता है कि नहीं आपको? नहीं. तो क्या ये पैसा बचा रहेगा अगले साल भी? हाँ. तो इसे डालते कॉर्पस फंड में. कहाँ डालते हैं? कॉर्पस फंड में. कॉर्पस फंड मतलब एक ऐसा फंड जो कि एक स्पेसिफिक काम में ही क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा. एक्सपेंसेस टुवर्ड्स स्टूडेंट. वेरीफाई दैट प्रोविडेंट मनी फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड. वाउच डोनेशन with any if the list published with annual report. Vouch all capital expenditure in the usual way. Vouch in the usual way all establishment expenses and unduly heavy expenditure. Budgeted amounts से ज़्यादा तो नहीं होगा. See that increase in the salary of the staff has been sanctioned. ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा. फिर asset है. Report any old heavy area of accounts of fees, dormitory rent etc. Confirm कि cautious money. क्या पता है आपको caution money लिया जाता है? उन्हें पता रहता है खासकर बॉय स्कूल में बेटा कि बच्चे जाएंगे तो तोड़फोड़ करके ही जाएंगे. यस बेटा, हमें भी नहीं पता. हमने अपने स्कूल के पंखों के तीनों जो वो है उसको क्यों मोड़ दिया था, आज तक वो राज हमें भी समझ नहीं आया कि क्यों बच्चे बेंच पे चढ़ गए आखिरी दिन पे और सारे पंखों के वो क्या कर दिए? मोड़ दिए. ये आज तक हमें भी पता नहीं चल रहा हमने ऐसा क्यों किया. तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा जो स्कूल है पहले से क्या था? तैयार था. पापा से उन्होंने पहले से ही ऐसे पैसे ले रखे थे कि उद्यमी लड़के आने वाले, हमें पता है तोड़फोड़ करके जाएंगे, तो पहले से ही क्या रख लेते बताइए? पैसा. अरे आया कि नहीं? हाँ, अगर कोई बैच ने तोड़फोड़ नहीं की तो उनके पैसे को क्या कर दिया जाता है? लौटा दिया जाता है. तो वो क्वेश्चन मनी क्या होता है? लौटाया भी जाता है. सी दैट द इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग एंडाउमेंट फंड फॉर प्राइजेस आर केप्ट सेपरेट. ठीक है, अपन ने प्राइजेस वगैरह के लिए जो रखे होंगे एंडाउमेंट मनी, भाई ऑब्वियस है स्कॉलरशिप रखने पड़ते हैं कि आपका 1 लाख का स्कॉलरशिप, 2 लाख का स्कॉलरशिप, ऐसे स्कॉलरशिप्स दिए जाते. Ascertain that the system ordering inspection on receipt and issue of provision food stuff clothing वगैरह के लिए food stuff इनका इंटरनल कंट्रोल आपके पास अच्छा मैनेज है. Verify inventory of furniture, stationery, clothing, provision, all equipment, etc. They should be checked with reference to inventory register. ये आपको चेक करना पड़ेगा.
फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कंप्लाइंसेस, कंफर्म दैट रिफंड ऑफ टीडीएस फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लेम्ड, भाई टीडीएस जो आपका जमा हुआ है वो आप क्लेम बैक कर लिया. फाइनली वेरीफाई एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाइल डूइंग सो दैट सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज रिगार्ड टू पुअर बॉयज फंड, गेम्स फंड, हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ स्टाफ एटसेट्रा. अलग अलग आपके फंड्स बने हैं कि नहीं बने. फाइनली वेरीफाई एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाइल डूइंग सो दैट सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड. अच्छा सेम पिंच ही आ गया, तो एक पॉइंट को यहाँ पर कट कर देंगे. क्या ये बात समझ में आई? चलिए, लाइबिलिटी के लिए कौन सा फंड के बारे में बात किया बताइए, कॉर्पस फंड. पता ही आपको कॉर्पस फंड के बारे में कि भैया कॉर्पस फंड का पैसा सिर्फ एक ही चीज में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा. एंड चेक दैट एनी डिपॉजिट पेड बाय द स्टूडेंट ऑन एडमिशन इफ रिफंडेबल इज शोन एज लाइबिलिटी. मतलब वो कौन से पैसे की बात कर रहे हैं बेटा, सेकेंड पॉइंट में कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? एडवांस नहीं, नहीं कॉशन मनी. अभी बताया ना, तोड़ फोड़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके रखा था ना पापा से, और रिफंड किया था कब? अगर तोड़फोड़ नहीं किया, उनको लगा यार बहुत ही अच्छा बैच आया, नहीं किया इस बार तोड़फोड़, इट्स ओके. तोड़फोड़ करते तो क्वेश्चन मनी वापस नहीं करते. तोड़फोड़ कर अगर मान लीजिए नहीं किया तो क्वेश्चन मनी आप जा करके क्या कर सकते हो, ले सकते हो. तो उससे उन्हें इनकम नहीं दिखानी, क्या दिखानी हमेशा अपनी लाइबिलिटी. क्या ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, स्कूल जा करके ले लो, अगर नहीं लिया है तो. अरे समझना, अच्छा स्कूल ही बंद होने वाला है बेटा, तो जाने दो, मत लो बेटा, भूल जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं. फिर डोनेशन दो स्कूल को, ठीक है. आइए, तो अगर अपन बात करें अब इस चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट अपन वो चीज़ों को तो ज़्यादा कवर करना है. तो आपका धर्म क्या रहेगा, आपका धर्म ये रहेगा कि आप इसके साइड में इसकी हेडिंग लिखेंगे. साइड में क्या लिखेंगे, हेडिंग. पहले इस पॉइंट को पूरा पढ़ना है. स्टूडेंट फी रजिस्टर फॉर ईच टर्म विद रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर एंड शोन एज नेम रोल, ठीक है. तो ये अपन ने समझ लिया. अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कि क्या भैया, चेक फीस रजिस्टर एंड क्लास रजिस्टर. क्या ये बात समझ में? तो आपको क्या चेक करना है, फीस रजिस्टर विद दी क्लास रजिस्टर, कि भैया फीस रजिस्टर में जितने बच्चों के नाम दिए उतने ही क्लास में हैं कि नहीं. लफड़ा हो सकता है ना, समझो नीचे दिख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कि भैया मान लो 100 बच्चों का एडमिशन हुआ है और यहाँ पर बैठे 150 बच्चे हैं, घपला हो गया ना. यस और नो? तो मेरे को क्लास का रजिस्टर भी देखना पड़ता है, अटेंडेंस रजिस्टर, भैया क्लास में कितने बच्चे हैं, और वही देखना पड़ता है फीस रजिस्टर में, कहीं नाम ऊपर नीचे तो नहीं है. समझ में आया कि नहीं है? फिर ये है क्या, चेक फीस रिसीव बाय कंपेयरिंग काउंटर फॉइल्स ऑफ रिसीट ग्रांटेड विद एंट्रीज इन द कैश बुक. तो चेक व्हाट दोस्तों, काउंटर फॉइल ऑफ रिसीप्ट विथ व्हाट दोस्तों, किससे करेंगे आप, कैश बुक से. किससे करेंगे बोलो, कैश बुक से. बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये बनाना है. दिस विल बी योर होमवर्क. होमवर्क मतलब ये इंपॉर्टेंट होमवर्क है. ये इंपॉर्टेंट होमवर्क अगर आप नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगी, मारा पीटी. वेरी गुड बेटा, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है. तो ये होमवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हर जन को अगर आप कॉपी में मेंटेन करें, हम अच्छा लिखें तो आपके लिए भलाई है. अच्छी कॉपी में अच्छे से पॉइंट लिखो अंदर के, और की पॉइंट्स लिखो, बेहतरीन. थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हर दिन अपन एक एक दो दो पॉइंट ही पढ़ेंगे तो मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये आधा घंटा आपको 20 नंबर दिलाएगा. समझ में आ रहा है? इस चैप्टर का वेटेज 20 तो नहीं है, सॉरी 12 नंबर तो है ही है. समझ में? 12 नंबर्स का है, तो इसीलिए आपको इज्जत देनी पड़ेगी. क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का अच्छे से? तो आप सभी से दरख्वास्त है कि इसको आप अच्छे से करके आएंगे, ठीक है. मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही है. कल आपका एग्जाम है, एग्जाम आपको देना ही देना है, पास होना ही होना है, वरना क्या हो जाएगी बेटा, मारा पीटी. सिंपल. चलो, थैंक यू सो मच. टाटा बाबा, सी या, बाय बाय. हाँ, कल क्लास मतलब टेस्ट है, और टेस्ट के बाद